शुरू करते हैं हम लोग। जो 300 जीके जीएस को पढ़ाने वाले थे उसको ना रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें सवाल मिलेंगे आपको, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। चलिए पहला सवाल शुरुआत करते हैं और बहुत जल्द हम लोग इसको खत्म करना है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा सवाल हमें टच कर देना है, ठीक है। 1 से 2 बार आप अगर अच्छे से देख लेते हो तो पूरी तरह से आपको ना याद हो जाएगा। सवाल क्या है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माता थे नरसिंह देव प्रथम। और ये जो कोणार्क का जो मंदिर है ना, ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये है सूर्य मंदिर पुरी में है। पुरी किस राज्य में है जी? तो उड़ीसा में है। और ये जो कोणार्क मंदिर है इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका ब्लैक पैगोडा के क्यों नाम है? तो ब्लैक पैगोडा इससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो मंदिर है ना वो काले पत्थरों से निर्माण हुआ है, ठीक है, काले पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक पैगोडा। किसको दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसकी वजह से पत्तियां जो है वो हरी दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका सवाल है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विसुवियस, पहले आपको एक चीज समझना है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अक्रिय, प्रसुप्त और एक होता है शांत ज्वालामुखी। अक्रिय ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं जो जहाँ पे हमेशा उद्गार होने की संभावना हो, हमेशा उद्गार होने की संभावना हो, उसे हम बोलते हैं अक्रिय ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिसमें आज संभावना नहीं कि उद्गार होगा, जैसे वहां पहुंचेगा उद्गार हो जाता है। शांत ज्वालामुखी जहां पे कभी उद्गार होता ही नहीं है, ठीक है। तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में है। अब एक सवाल ये भी आता है, कौन ऐसा महादेश है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। कौन ऐसा महादेश है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? वह है आपका यूरोप महादेश। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या आपका सवाल है, कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु न तत्व है और न ही यौगिक है, यह एक मिश्रण है, ठीक है। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ये आइसोमर कहलाते हैं। ये भी सवाल ना काफी बार पूछा गया, समान अणुसूत्र और अलग अलग संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सवाल अगला क्या है कि NaOH, NaOH एक यौगिक कंपाउंड है, ठीक है, का सामान्य सूत्र क्या है? NaOH का सामान्य सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH का सामान्य सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव डाला जाता है, जब बर्फ का टुकड़ा है उसको कस के दबाएंगे तो उसके गलनांक क्या होता है जी? घट जाता है। उसके गलनांक क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल है, आजीवक एक संप्रदाय था। बहुत अच्छा सवाल है। आजीवक एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल, ठीक है ना। और आजीवक धर्म को मानते थे बिंबिसार, और बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, इन्होंने आजीवकों के लिए दे दिया था बराबर की गुफा, ठीक है। तो आजीवक क्या था? तो आजीवक एक बौद्धों का समसामयिक है ना, बौद्ध की अलग शाखा नहीं है, बौद्ध की मात्र 3 शाखा है, हीनयान, महायान और ब्रजयान, ठीक है ना। आगे आपका सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? एक बात आप ध्यान से, ऐसे सवाल है, इकोनॉमिक का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है ये। खुले बाजार की कार्यवाही कहलाता है प्रतिभूतियों में व्यापार, प्रतिभूतियों में व्यापार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखिए, भारत में ऋण नियंत्रक यानी कर्ज का नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? RBI। ऋण का नियंत्रण कौन करता है जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है, और जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है ना। चलो आगे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका सवाल क्या है, समझेंगे। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों को वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? अब बताओ कि संसद अगर सभी सदस्यों को वेतन देता है
और भत्ता देता है तो वो किनके द्वारा दी जाती है, आप इसको ना छांट सकते हो अच्छे से। राष्ट्रपति को वेतन खुद मिलता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी मिलता है, वित्त आयोग के सदस्यों को भी मिलता है, लेकिन देता है कौन, संसद द्वारा, है ना। संसद के द्वारा सभी जगह बांटा जाता है पेमेंट को, और ये निर्णय भी लेता है कि किनको कितना भत्ता देना है, किनको कितना वेतन देना है, ये सारी चीजें। आगे आपके सवाल है, संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। यहाँ पे पॉइंट आप समझेंगे, कहता है संयुक्त सत्रावसान। अभी हम ये समझे कि लोकसभा और राज्यसभा, ये क्लियर है कि ये दोनों में जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो इसकी अध्यक्षता कराया जाता है किनके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन ये दोनों को कोई बुलाएगा ना, अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे कि हम बुला ले तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। सत्रावसान का मतलब क्या होता है जी, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता जो कराते हैं वो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की समर्थन किया था कब। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, लेकिन एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग जो हुई थी वो लाहौर में 1940 ईस्वी में हुआ था। अब हमें अलग मुस्लिम एक राज्य चाहिए, ठीक है, कब, 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। चलिए आगे, भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था। रुपया जो चालू खाता था उसका परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था, 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो देखो पंपास बोलते हैं, अर्जेंटीना के मैदान को, अर्जेंटीना के मैदान को सवाना बोलते हैं, अफ्रीका के मैदान को, उत्तरी अमेरिका के मैदान को हम बोलते हैं प्रेयरीज। तो आप बता दो भाई, ब्राजील का क्या होगा, कंपास, ब्राजील का क्या होगा, कंपास, ठीक है। नेक्स्ट आपके सवाल है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, वह है 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ किसके बीच होता है जी, पाकिस्तान और इंडिया, मेन रहीम रूस फिनलैंड, मैकमोहन भारत और चीन, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है, सागर माथा। पहले आप समझोगे कि नेपाल, यानी कि अगर पूरे विश्व का देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है एनरिच, और उसके बाद विश्व की दूसरी ऊंची पर्वतमाला है हिमालय, फिर रॉकीज, ऐसा होता है। तो उसमें जो हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसके अंदर एक बहुत ऊंची चोटी है, पर्वत है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और उसी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, या आप कह सकते हो इन्हें कहा जाता है चोमोलंगमा, चोमोलंगमा। ये नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, तिब्बत में कहा जाता है चोमोलंगमा। चोमोलंगमा कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में, ठीक है। और आगे इसमें हम समझेंगे कि पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कह सकते हैं, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, या आप कह सकते हो बर्फ की देवी, बर्फ की देवी, ये सब कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। ये सारी चीजें नाम किसका है जी, तो माउंट एवरेस्ट का नाम है, ठीक है। आगे देखिए, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब हमारा भारत विभाजन हो रहा था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो आपको जानकारी होगा विक्रमादित्य का अब तक 14 राजा ने उपाधि धारण किया है, और ये जो पहला राजा उपाधि धारण किए थे उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। तो विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था, और ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे विक्रमादित्य की उपाधि में, सबसे ज्यादा फेमस हुए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्या है,
खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? तो खजुराहो के जो है ना प्रख्यात मंदिर वो नागर शैली में नागर शैली का ये उदाहरण है। आप सबको नागर शैली, द्रविड़ शैली ये सब पढ़ा दिया गया था। लेकिन जितने भी ये खजुराहो का मंदिर है वो इनको बनवाया था किन्होंने? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है जी? एमपी में है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन ये सभी के मंदिर सम्मिलित है। खजुराहो का मंदिर को ही बोलते हैं कि हजारों वर्ष पुराना, हजारों वर्ष पुराना। ये बहुत ही बार एग्जाम में, पिछले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर कौन है? खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक रहा था? किसका प्रभाव सर्वाधिक रहा था? इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे ज्यादा संविधान निर्माण में अगर उठाया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का उठाया गया। नेक्स्ट आपका है सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है ये महात्मा गांधी के, इसका आप कमेंट करके बताओ कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के से क्या दोनों में संबंध था, दोनों में क्या रिलेशन था। ठीक है, चलिए आगे अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम में जितने भी विशाल विशाल मंदिर मिलेगा ना, जैसे अभी पढ़े हम लोग कोणार्क मंदिर, नरसिंह देव प्रथम, तो सभी बनवाया कौन सा वंश के शासक थे? ये पल्लव वंश के थे। जितने भी आप दक्षिण भारत में जाओगे, तमिलनाडु की तरफ जाओगे तो वहां पे सब आपको मिलेगा पल्लव वंश के बनाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो सर्वाधिक विचलन कहने का मतलब अगर ये रंग है तो कौन रंग बहुत जल्दी फैल जाता है? फैलता है कौन सा रंग जी? बैगनी रंग। इसलिए कभी भी आप लेजर लाइट बैगनी रंग का नहीं देखे होंगे, या फिर कभी स्टेशन पे जो होता है लाइट वो भी आपको बैगनी रंग का नहीं दिखेगा। जो विचलित 9 के बराबर करती है वो होता है लाल रंग। ठीक है, इसलिए स्टेशनों पर लाल रंग का लाइट होता है और लेजर लाइट में भी लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ज्यादा विचलन होता है कौन सा रंग? बैगनी रंग। नेक्स्ट ऑप्शन समझेंगे, घर के परिपथ में फ्यूज होता है। अगर घर का आपका परिपथ है तो घर के परिपथ में फ्यूज आपका होगा किसका? तो फ्यूज आपका हो जाता है श्रेणी क्रम में। जितने भी घर में लगा हुआ जो चीजें होती है ना, बॉल हो गया, पंखा हो गया, लाइटें हो गई, वो सभी के सभी होता है मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट देखो, ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है कितना? देखो एक चीज समझना, ग्लोब में देशांतर पे ही सब डिपेंड होता है। सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है जी? देशांतर पे ही करता है। अगर दो देशांतर के बीच की दूरी पूछेगा तो 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे। एक बात अब जानो, भारत में एक है मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं ये टाइम जोन, एगो भारत में है कहाँ पे? तो वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। लेकिन रूस में जो टाइम जोन है वो है 11 गो। रूस में टाइम जोन कितना है जी? 11 टाइम जोन है। चलिए आगे बढ़िए, भारत सरकार की मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अच्छा, मुख्य विधि माने कानून, कानून के परामर्शदाता भारत में कौन है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा। ठीक है, यहाँ देखो, मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? ठीक है, चलो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, खुद से एक बात बताना कि विधि माने होता है कानून, कानून का सबसे प्रमुख कौन होते हैं? भारत के कानून का मेन मालिक कौन होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन्हें ना ये भी कहा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। न्यायपालिका में सर्वोत्तम सीट, न्यायपालिका में नंबर 1 सीट होता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और कार्यपालिका में सर्वोत्तम सीट होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बढ़िए, प्राचीन साहित्य ग्रंथों में निष्क शब्द का उल्लेख किस चीज में मिला है?
निष्क की आपके बात हो रही है, ठीक है। निष्क शब्द का उल्लेख किसमें मिला है, तो निष्क का मतलब होता है मुद्रा। निष्क का मतलब क्या समझाया गया जी, मुद्रा समझाया गया, एक प्रकार के मुद्रा के रूप में, न कि सोने के सिक्के के रूप में, बिल्कुल नहीं, एक प्रकार के मुद्रा के रूप में, ठीक है। आगे पढ़ो। दक्षिण में बहमनी राजवंश के संस्थापक कौन थे। एक बात समझना, बहमनी वंश, बहमनी वंश जो है ना, और एक हरिहर बुक का विजयनगर साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना अलग हो गया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो उसी समय बहमनी के संस्थापक थे हसन गंगू, और विजयनगर के संस्थापक जो थे हरिहर एवं बुक्का थे। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, ये थे अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का था। अमीर खुसरो को बोलते हैं तोता ये हिंद, तोता ये हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में, पटियाला नहीं, पटियाला तो पंजाब हो जाएगा, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। चलो, किसी को दिक्कत यहाँ तक है भी नहीं। आगे देखिए हम, अब कहते हैं दोनों वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहा जाता है। वेदों के पुनरुत्थान, इसका ये आप इस सेंटेंस को समझे, क्या करा सवाल है। वेदों के पुनरुत्थान, एक होता है ना कि वेदों की ओर लौटो, वेद की उत्पत्ति का श्रेय, वेदों का संकलन का श्रेय, एक होता है गो टू बैक वेदास, ये सब सवाल होते हैं ना, तो आपको समझना है। अगर कह देगा आपसे कि वेदों के पुनरुत्थान, इसका अर्थ हुआ कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, है ना। ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। वेदों का संकलन किए थे कौन, महर्षि वेद व्यास। आगे आपका सवाल है, जीडीपी के निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अच्छा, जीडीपी क्या शामिल है। जीडीपी आप लोग को भी इकोनॉमिक्स क्लास चल रहा है 9 बजे बैच में, है ना। उसमें जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, यही होता है ना। तो इसमें ना, इसमें निजी यानी कि जो प्राइवेट चीज है, या फिर निजी और ये सकल घरेलू निजी वस्तुओं एवं सेवा पर सरकारी व्यय सब आ जाता है जीडीपी में, ये सभी चीजें आ जाती है, ठीक है। चलो, अब 33 नंबर सवाल देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। अब देखो, अगर ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो प्रथम व्यक्ति थे भानु अथैया। कौन थे, भानु अथैया थे ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट देखो हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो आपको जवाब देना है इसमें क्या, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1952, 1952। इसमें एक सवाल क्या आता है कि योजना आयोग को अंतिम रूप से अनुरोधन, मतलब अंतिम रूप से अनुरोधन कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसकी स्थापना इसके जस्ट 2 वर्ष के बाद हुई थी 1952 में। आगे आपका सवाल है, कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H का तात्पर्य क्या है। HTTP हाइपर टेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा। अच्छा, एज क्या ना, एज से क्या हो जाएगा जी, हाइपर हो गया, नहीं हाइपर, देखो एज से क्या आपका हो जाएगा जी, हाइपर हो जाएगा। अगर HT तो एज से ही यहाँ आ गया, आगे पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखो, हरारे किस देश की राजधानी है। हरारे किस देश की राजधानी है। अगर हरारे देश की राजधानी की हम बात करें, ठीक है, इसके आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या आपका होता है जी, हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होता है आपका, हरारे। सितारा देवी किस नृत्य से की अध्यापिका था। सितारा देवी कई बार पूछा गया है, सितारा देवी थी कथक। सितारा देवी कौन सा नृत्य की अध्यापिका थी जी, कथक का थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था,
ये आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है ना, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा चीन। आजकल अगर देखा जाए तो मूंगफली हालांकि भारत था, बट चीन हर चीजों में ना आगे चला गया। चीन का बस एक ही कहना है कि हमें किसी भी हाल में पीछे नहीं आना है। अगर जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी दो तरह के, एक जीडीपी में सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था है अमेरिका, सेकंड कौन है? चीन। लेकिन पीपीपी में अर्थव्यवस्था में सबसे नंबर 1 है चीन और सेकंड कौन है? अमेरिका। ये दोनों आपस में करते हैं। तो मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ करता है जी? तो चीन में करता है। ठीक है ना, चलो आगे देखो नेक्स्ट। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक है? नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक आप सब जानते हो, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मैडम क्यूरी के बारे में आपको बहुत अच्छी सब जानकारी होगी नहीं? मैडम क्यूरी है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 बार फिजिक्स में। आगे पढ़िए। हीमोग्लोबिन में किसका मापक है? आखिर हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन किसका माप करता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है रक्त शुद्धता का। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त हो जाता है लाल, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। और अगर गलती से भी आपकी आयरन की कमी हो गई या हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा कौन सा बीमारी जी? अमोनिया। निमोनिया नहीं, अमोनिया। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? ये तो भाई इतना बार पूछ दिया सवाल ना कि अगर जो लगातार पढ़े हों उनको जुबान पे होगा। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट। कह रहा है क्या? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। ये बनती कहाँ पे है? तो आप जानते हो कि गंगा जैसी पश्चिम बंगाल में जाती है, उसके बाद जब जाती है बांग्लादेश में तो बन जाती है पद्मा। क्या बन जाती है जी? पद्मा बन जाती है। और जब ब्रह्मपुत्र यहाँ जाती है तो बन जाती है जमुना। ये दोनों पद्मा और जमुना के मध्य में निर्माण होता है किस चीज का? मैंग्रोव का। मैंग्रोव विश्व का सबसे सुंदर वन डेल्टा है जो किस मिट्टी में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में पाई जाती है जी? तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। चलिए आगे आपका सवाल क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि का पद्धति क्या कहलाती है? क्योंकि बिना मिट्टी, मतलब मिट्टी भी उसमें नहीं है, अब पौधा विकास भी कर रहा, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्तमाल्यवाद, अमुक्तमाल्यवाद काफी बार पूछा गया। देखो कृष्णदेवराय जो है ना, जितने भी विजयनगर साम्राज्य में या संगम काल में जितने भी राजा थे, उसमें से बहुत ऐसे राजा हैं जो कि एक कवि भी थे, जो एक साहित्यिक भी थे। कई ऐसे राजा थे। उसी में ये जो कृष्णदेवराय थे, ये अमुक्तमाल्यवाद को लिखे थे। तो ये अमुक्तमाल्यवाद जो है वो किस भाषा में था? वो था तेलुगु में। कभी भूल कर आप तमिल न मार देना, ठीक है? तेलुगु में। कन्नड़ के 3 गो प्रसिद्ध थे, पन्न पुन्न रन्न, है ना, पन्न पुन्न रन्न, ये 3 गो थे ना कन्नड़ के, बहुत फेमस कवि हुआ करते थे। आगे देखिए, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, अग्निशामक, जब कहीं आग लग जाती है वहां पे कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये आपको जवाब देना है सबको, ठीक है? चलो भाई, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और कभी ट्रक में हम लोग जाते हैं तो ट्रक से जो बाहर निकलता है ना धुआं, जिसको सुगंध लेने में मजा आता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, हल्का से बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? चलो आगे देखो। शब्द अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप का संबंध किससे है? अहस्तक्षेप, ये सब इकोनॉमिक का सब सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। अहस्तक्षेप का संबंध किससे है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अहस्तक्षेप का संबंध किससे है जी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है। चलिए आगे समझेंगे नेक्स्ट हम लोग।
48 नंबर सवाल। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का पहला प्रयोग किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का पहला प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोहा, क्योंकि वैदिक से पहले किसका प्रयोग होता था? तांबा का, हर चीज का। लेकिन लोहा उस समय खोजा नहीं गया था, लोहा खुदाई हुई है वैदिक काल में। ठीक है, लोहा की खुदाई कब हुई जी? वैदिक काल में हुई है। आगे, राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है जी? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? अगर बात करें तो भारत में सबसे लंबी तट है गुजरात का। सबसे लंबी तट किसकी है जी? गुजरात का। लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटवर्ती रेखा वाली कौन सी राज्य है? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की अगर पूछेगा तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। देखिए, तट रेखा से संबंधित राज्य है 9 गो। तट रेखा से संबंधित कितने राज्य है जी? 9 राज्य है। यहाँ पे है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अगर आपको ये नक्शा अच्छे से याद रहेगा ना तो आप ये भी याद कर सकते हो कि कौन कौन बंदरगाह कहाँ पे है। टोटल बंदरगाह की संख्या 13, जिसमें 12 यहाँ पे है और एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, आपका 1 से 50 नंबर का कंप्लीट। अब देखिए सेकंड की बात चलते हैं। सेकेंड आपका सवाल क्या है, समझेंगे अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र सचिव के महानियुक्ति की वास्तविक शक्ति क्या है? संयुक्त राष्ट्र सचिव की महानियुक्ति की वास्तविक शक्ति क्या है? इसका वास्तविक शक्ति आपका हो जाएगा महासभा और सुरक्षा परिषद। एक बात आप जान लो, यही है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है 6 गो। कितने अंग है जी? 6 अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, जिसमें 51 देश ने हस्ताक्षर किया था, तब जाकर ये इसका निर्माण हुआ था। और इसको दान में दिया गया था 17 एकड़ जमीन, और उसी 17 एकड़ पे 39 मंजिला जो है ना वो बनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो हम लोग। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। टोटल इसके सदस्य होते हैं 15, जिसमें अस्थायी 5 और अस्थायी 10। नेक्स्ट आपका सवाल देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल एक ही को। अरे भारत का न्याय का जहां चर्चा आएगा ना, जहां पे भी न्यायपालिका की चर्चा आता है तो आप मानना सुप्रीम कोर्ट और हल्का सा दोनों मिला कर देगा तो हाई कोर्ट। ठीक है ना, चलिए आगे। राज्यसभा का धन विधेयक किस अवधि तक रोका जा सकता है? राज्यसभा का धन विधेयक किस अवधि तक रोका जा सकता है? तो राज्यसभा से अगर कुछ बिल पास होता है, जैसे लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, फिर उसके बाद 14 दिन तक रोककर फिर भेज दिया जाता है राज्यसभा में। इसका आंसर क्या हो जाए? 14 दिन। विधेयक रोकने का अधिकार राज्यसभा कितने दिन जी? 14 दिन तक, बस मात्र 14 दिन। आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान समर्पित है किसको? भारतीय संविधान किसको समर्पित है? आपके ऑप्शन है संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को और भारत के लोगों को। तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, संविधान कहा जाता है ना, संविधान सबके लिए एक है और हमारे पास संविधान ने बहुत कुछ अधिकार दिया जिसके तहत हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ताकि फाइनली हो जाएगा भारत के लोगों को, भारत के जनता को, भारत के जनता को। आगे देखिए नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? अब सुनिएगा, आपको शुरू में ही समझाए थे कि कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो अगर न्यायपालिका की बात करें तो इसका प्रमुख होते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके प्रमुख कौन होते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट। और इसके प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है किस चीज का? राज्य का।
तो राज्य का कौन रहेंगे कार्यपालिका जी? राज्य के राज्यपालिका राज्यपाल, और न्यायपालिका के राज्य में अगर बात करेगा तो हाई कोर्ट। केंद्र का सुन लो, केंद्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति, केंद्र का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, राज्य का कार्यपालिका मुख्यमंत्री राज्यपाल, और राज्य का न्यायपालिका हाई कोर्ट। ठीक है यहाँ तक? चलिए भाई आगे देखिए सब नेक्स्ट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 21 मार्च, यही दोनों में झगड़ा होता है। 22 दिसंबर और 21 मार्च, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में लंबा छोटा। उत्तरी गोलार्ध में पलट जाता है, उत्तरी गोलार्ध में लंबा और छोटा। ठीक है आगे पढ़ो। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय स्मारक सम्राट कहा गया? किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? अगर राष्ट्रीय सम्राट कहा जा रहा, क्योंकि राष्ट्र में उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा, तो राष्ट्र में उसकी वैल्यू को बढ़ेगा क्यों? जब वो बहुत अच्छा काम किए रहेगा तब, है कि नहीं? तो कौन थे वो? महान अकबर। अकबर को इसलिए भी महान कहा जाता है, हालांकि महान है नहीं, क्यों? इन्होंने ना मीना बाजार शुरू किया था और इतना घटिया घटिया काम भी किया था जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इनको अच्छा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने हिंदू के प्रति या सभी धर्मों को एक जैसा माना था, चाहे वो क्यों न जोधाबाई की वजह से ही माने, बट माने जरूर थे। इसलिए अकबर को सम्राट राष्ट्र का कहा जाता है। ठीक है आगे पढ़ेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर विख्यात है, किस लिए विख्यात है? तो जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। जो राजस्थान के अरावली पर्वत है उसके ऊपर एक माउंट आबू है और वहीं पे बनवाया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जो बनवाने वाले कौन थे? बिमल शाह। ठीक है वही बनवाए थे और ये बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। ठीक है चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट सवाल। आपका अगला सवाल क्या है? कटिया है क्या? आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है समझेंगे। योजना की प्रकृति क्या होती है कि यह केवल ये संवैधानिक संस्था बिल्कुल नहीं है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ना ही एक कानूनी संस्था है और एक स्वायत्त निगम भी नहीं है। यह है क्या? यह एक सलाहकारी संस्था है, केवल सलाह दे सकता है और उसके सलाह लोग माने कि ना माने ये नहीं है, केवल सलाह दे सकता है। ये आजकल हो गया कि घर पे है ना, आजकल का बच्चा जो है घर पे है, माँ बाप ये जो भी बुजुर्ग है वो सलाह दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। वही कहानी है कौन? योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक है चलिए आगे देखिए। कौन सी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? अभी हमने आपको बताया था कि सुंदरवन की जो डेल्टा होती है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है जी? जमुना हो जाता है। ठीक है ना। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रशीतक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में आता है? ये आपका आ जाता है फ्रियोन। फ्रियोन मतलब अमोनिया गैस ऐसी चीज है जो प्रशीतक मतलब होता है फ्रिज, फ्रिज में काम देता है प्रशीतक के रूप में कौन? फ्रियोन। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? तो आयरन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है आयरन। गन मेटल किस धातु का मिश्रण है? गन मेटल, गन मेटल किस धातु का मिश्रण है? तो गन मेटल है तांबा टीन जस्ता। गन मेटल तांबा टीन जस्ता, तांबा टीन जस्ता। भारी जल का उपयोग होता है किस चीज में? तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है जी? D2O। D2O इसका प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका है आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। आरएनए का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है देखो, अच्छा एक बात और सुन लो, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एम टी आर। एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेज देने वाला। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, आर का मतलब होता है राइबोसोम। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो अच्छे से कि जब हम प्रोटीन युक्त सामान खाते हैं तो हमारे अंदर 10 अमीनो अम्ल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, और जो वस्तु हम प्रोटीन युक्त खाते हैं उसमें 10 अमीनो अम्ल, और पहले का 10 अमीनो अम्ल जब मिलता है तो 20 अमीनो अम्ल से बनता है एक प्रोटीन। वही हमारे शरीर के लिए फायदा होता है।
तो वो प्रोटीन को बनाने में, उस अमीनो अम्ल को मिलाने में काम आता है राइबोसोम का, आरएनए का। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेज। जब हम खाना खाएंगे तो एमआरएनए सूचना देगा कि अभी यहाँ पे आपको जो 10 अमीनो अम्ल चाहिए वो आ रहा है। टीआरएनए उसको लेकर जाएगा और आरआरएनए को देगा। अब आरआरएनए 10 जो हम खाएं वो और 10 जो पहले से है वो दोनों मिलाकर बना देगा प्रोटीन। ठीक है, आगे समझिए। भारत के विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपको समझना क्या है, दोनों हम आपको डिटेल से बता देते हैं। देखो, एक होता है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की बात करो, और एक बात करो इंडिया की बात करो। वर्ल्ड में सबसे पहले अगर ट्रेन की शुरुआत किया जाए, देखा जाए तो सबसे पहले ट्रेन वर्ल्ड में खुली थी कब? 1853 ईस्वी में। और 1 सेकेंड, वर्ल्ड में सबसे पहले ट्रेन रेलगाड़ी खुली थी 1825 में और भारत में खुली थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम बात करें विद्युत ट्रेन का, विद्युत ट्रेन विश्व में सबसे पहले खुली 1853 में और भारत में खुली थी 1925 ईस्वी में। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में विद्युत संचालन की शुरुआत हुई थी तो 1925 ईस्वी में। क्लियर है ना? आगे सुनो, काराकोरम उच्च मार्ग कौन दो देश के बीच है? देखो, काराकोरम एक ऐसा पर्वत मार्ग है जो कि हिमालय पर तो स्थित है ना? तो और ये जो काराकोरम है ये भारत और चीन के बीच इस काराकोरम दर्रा पे ना एक बना दिया गया सड़क जो इंडिया और चाइना को मिलाता है। तो ये मार्ग हो जाएगा भारत और चीन। मार्ग क्या हो जाएगा? भारत और चीन हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की बात कर रहा, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है बाबू? ठीक है, देखो एक चीज और सब ध्यान देना, जितने भी सब सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये सब सवाल को बहुत अच्छे से और समझ के आपको समझना है। ठीक है, देखो भी क्लियर ऐसे, तो भी एकदम जवान ऐसा दिख रहा है, युवा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? युवा दिख रहा है, लेकिन युवा प्रौढ़ हो जाएगा, प्रौढ़। कभी ऐसा सोच के आप अमेजिंग करके नहीं सब बनाना। ठीक है, भी आकार की घाटी कैसे होती है? प्रौढ़ होती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ से जो आती है पूर्वी घाट से, और यह पश्चिमी घाट, दोनों जहां मिल जाती है ना उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन। दोनों क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। और यहीं पे है कार्डमम की पहाड़ियां, उसी पे है, लेकिन हम आंसर कार्डमम की पहाड़ियां नहीं कर सकते। ये तीनों जो पहाड़ी है ना, तीनों नीलगिरी पहाड़ी का ही अंश है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे, चतुर्विशांति साहसी संहिता किस महाकाव्य में लिखा गया? चतुर्विशांति, ठीक है ना, किस महाकाव्य में लिखा गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा रामायण। चतुर्विशांति साहसी संहिता किस में लिखा गया जी? रामायण में लिखा गया है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनु स्मृति है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? ये आपको याद करने के लिए तरीका बताया गया था कि ये जो शुंग वंश है ये मगध का साम्राज्य था। तो मगध का ट्रिक था क्या? हसीन मासुक सा, हसीन मासुक सा। शुंग वंश, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और उनके अंतिम राजा, तो अंतिम राजा कौन होंगे? जो कन्नौ वंश के संस्थापक होंगे और वो उसके अंतिम राजा को मार दिए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे जी? देवभूति। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपका सवाल है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र शासिका, ये भी सबको तो पता होगा ना कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का विवाह अच्छा पुत्री पूछ रहा, ठीक है, इल्तुतमिश है ना। अब ये जो रजिया सुल्तान है इसका विवाह किससे हुआ था जी? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से। ये बनी कब से कब तक? 1236 से 1240 तक। ठीक है ना, और इनके मृत्यु हो गया था 1236 ईस्वी में। और ये बहुत संघर्ष करना पड़ा रजिया सुल्तान को रानी बनने के लिए, बहुत संघर्ष करना पड़ा, जनता से भी लड़ना पड़ा। अपने जो 40 जो तुर्क सरदारों का जो संगठन चलीसा दल था,
वो 40 दल से लड़ना पड़ा, किनको? रजिया सुल्तान को, तब जाकर रानी बनी। और तुम लोगों को सोचता है कि एकदम आए क्लास पढ़े वर्दी मिल ही जाए, इतना आसान नहीं है रानी बनना, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आगे यहाँ देखो जी, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को उल्लेख करता है कौन? लोक कल्याण, आपको समझना ठीक से। देखो भाग 2 क्या है जी? नागरिकता, है कि नहीं? भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और यही होता है लोक कल्याण। लोक माने जनता, जनता का कल्याण करना, तो जनता का कल्याण होता है नीति निर्देशक तत्व में, है ना, सबको पता। जैसे कि मूल अधिकार, सरकार, जैसे हम जन्म लिए और हमारा मूल अधिकार मिल गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो सरकार पे डिपेंड है, सरकार को मन करेगा तो जनता की कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन देगा, राशन देगा, जब उसको मन नहीं करेगा नहीं देगा, ठीक है। ये भाग 4 के तहत है। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का जो विवाद होता है ना, उसका हल कौन कराता है? उसका हल कौन कराता है? इसका हल कराता है कौन भाई? सब जान जाओ, केंद्र की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है, बाप बेटा। बाप बेटा में कौन कराएगा? तो बाप बेटा में जो बाप के हैसियत वाला व्यक्ति रहेगा वही ना समझाएगा जी, कि दूसरा का बेटा समझाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय, है ना। कौन समझाएगा? उच्चतम न्यायालय समझाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ पे? चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? भारत में कितना बचत है, क्या हो रहा है भारत में, कितना पैसा आया गया, इसका अनुमान लगाने वाले कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आगे समझो, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ये तो सब जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक सबका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? अच्छा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है जी, है ना? कौन सी है वो? तो वो है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 1 सेकेंड, 0 डिग्री तो हो जाएगा, मध्याह्न रेखा हो जाएगा यहाँ पे ना, वर्ल्ड में हो जाएगा। अगर 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे जी, वर्ल्ड में, विश्व में, इंग्लैंड में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। चलो आगे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हम लोग, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? 10 दिख रहा सब क्लियर ना, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? अब सुनोगे, इसका ट्रिक था चैनल का, सुन मामी मिल अंडमान निकोबार द्वीप पर, ठीक है। सू से हो जाएगा सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। न से निकोबार, है ना। मा से मालदीव, और मी से मिनिकाय, मी से मिनिकाय, ल से लक्षद्वीप, खुद हो जाएगा अंडमान निकोबार। अब आपको समझना क्या यहाँ पे, ये देखो हो गया ये है ग्रेट चैनल, ये 8 डिग्री 9 डिग्री, क्या डिग्री चैनल जी? 10 डिग्री चैनल। तो ग्रेट चैनल है सुमात्रा और निकोबार के द्वीप के बीच में, 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकाय के बीच में, 9 डिग्री मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार। तो आपसे पूछा जी 10 डिग्री कहाँ गया जी? छोटा निकोबार, छोटा बड़ा अंडमान, बड़ा निकोबार नहीं, छोटा अंडमान और ये अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार। आगे पढ़िए, भारत के पूर्वी समुद्री तट के नाम से कौन जाना जाता है? पूर्वी, पूर्वी की बात करें उधर, है ना, पूर्वी समुद्र तट इधर, पश्चिमी बोलेगा तो इधर। अब बताओ पूरब में कौन है? ध्यान देना, कोंकण तट तो गोवा में हो जाएगा, ये पश्चिम में इधर हो जाएगा, है ना। दीघा तट बंगाल में इधर हो जाएगा, मालाबार तट केरल में इधर हो जाएगा, ये है सबसे पश्चिम। सबसे पश्चिम कौन हो जाएगा जी? मालाबार। और सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा?
कोरोमंडल, ये कहाँ मिलेगा आपको जी? तमिलनाडु में। ये कहाँ मिलेगा आपको जी? केरल में मिलेगा। पूरा क्लियर हो रहा अच्छे से ना? चलिए ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट सवाल। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात देश कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात देश कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा चीन। आपको फिर से हम बता दें, कई बार बोल चुके हैं कि चीन बहुत आगे निकल चुका है हर चीजों में, ठीक है। आगे समझिए, भारत के संसद में शामिल है क्या? तो संसद में तो आपको मालूम है, संसद के 3 सदस्य, संसद के कितने सदस्य? 3 सदस्य। और संसद के कितने सदन? 2 सदन, ये भूलना नहीं है। सदन है 2 गो, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन सदस्य है 3 गो, कौन कौन? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। आप ऐसे सब समझ लीजिएगा, है ना क्लियर? चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, इसमें मार देना क्या है? संसद में शामिल है, लोकसभा इसमें दिया हुआ है नहीं जो, लोकसभा राज्यसभा दिया हुआ। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन मैंने दिया आपका, अगर देता तो हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? यह है रूपक। चांदी के सिक्कों को क्या हम बोलते थे जी? रूपक कहते थे। सोना के सिक्के को करसापन कहते थे, ठीक है ना। आगे देखो, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद। और कुछ भी चीजें को चेंज करना है, राज्य का नाम हो गया, कोई कानून हो गया, कोई नागरिकता कानून हो गया, कुछ भी चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? एक बार संसद के पास। क्योंकि जो जितने भी जनता लोग, पब्लिक लोग जो चुनते हैं, वो सब के सब जाकर बैठते हैं कहाँ जी? संसद में, ठीक है। आगे बढ़ो, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद का बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। आगे पढ़िए नेक्स्ट, आपका अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अधिकार स्वीकार कर लिया था? ये आप सब जानते अच्छे से। देखो, सबसे पहले समझना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किया गया था? तो लाहौर में, और मांग भी किया गया, वहां स्वीकार भी कर लिया गया। स्वराज से 2-3 सवाल आता है। पहला कि स्वराज का सबसे पहला शब्द किसने प्रयोग किया था? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जन्म सिद्ध ही मेरा अधिकार है, स्वराज ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू। कहाँ मांग किए थे जी? तो यही लाहौर में। आगे, नरम दल और गरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था, तो किस कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कौन थे इस समय अध्यक्ष? रास बिहारी बोस थे। लेकिन अब सवाल पूछा जाएगा कि दोनों को मिलन कब हुआ था? नरम दल और गरम दल में मिलन कब हुआ था? ये मिलन हुआ था लखनऊ में। कब? 1916 में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका मजूमदार। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका मजूमदार, ठीक है ना। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? ये है मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, ये आधुनिक बंदरगाह है। इसे आप कह सकते हो पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। नहावा सोवा इसी का नाम था, चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। चलो आगे, पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त मनुष्य के शरीर में स्रावित कहाँ पे होता है बाबू? ये आपको बताना है। चलो अच्छा सवाल है। देखो, पित्त बनता कहाँ है? पहले आप बताओ, बनता कहाँ है? तो पित्त बनता है, निर्मित कहाँ होता है? यकृत में। क्योंकि यकृत ही मेन लोड है, पूरा बॉडी का मेन लोड आपका यकृत ही है। यकृत का कहीं काम है कि किसको क्या पसंद है वो बना कर भेजना, ये सारी चीजें काम किसका है जी? तो यकृत का ही काम है, ठीक है। तो पित्त बनता कहाँ? यकृत में। लेकिन अगर जमा होने की बात करें, जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है आपका पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है जी? पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है बाबू?
पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं अगला सवाल हमने, है ना। नेक्स्ट आपका सवाल है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा होता है? सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा होता है? जिसका आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सबका ग्रहण कौन करता है जी? तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है ना। आगे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? कौन इसमें प्रोटोजोआ है जो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा एंट अमीबा। इसका फुल नाम अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेचिश के लिए एंट अमीबा पेस्टिकुलो कुछ नाम इसका है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है जी? कान की होती है, ठीक है। और सबसे हड्डी का एक वीडियो हम बना के डाल दिए हैं, कंकाल तंत्र मिस्टर किंग क्लासेस सर्च मारोगे तो आ जाएगा उसमें पूरा का पूरा हड्डी का निचोड़ उसमें है। हड्डी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप वो कंप्लीटली देख लीजिएगा तब, ठीक है। आगे देखिए, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? जो ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट जो जल दिख रहा है आपको ऊपर, इसमें पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इतना बड़ा विमल जलान। 3 से 4 बार इसको रट लो ना सब, ठीक है। 3 से 4 बार सब पढ़ लीजिएगा, ध्यान में फटाक से आ जाएगा। विमल जलान, विमल जलान, विमल जलान। लिटिल कार्पोरल, लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? ये बहुत ही फेमस है, लिटिल कार्पोरल। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कार्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत अच्छा फ्रांस का शासक था, बहुत अच्छा, इसने बहुत विकसित किया था नेपोलियन, ठीक है। चलो आगे, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी का युद्ध नीति कौन था? शिवाजी का जो युद्ध नीति था, उस युद्ध नीति का क्या, इसको बोला गुरिल्ला युद्ध। देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, इसे क्या कहता है? गुरिल्ला युद्ध इसे कहा जाता है। देखिए गुरिल्ला युद्ध की गुरिल्ला किसे कहते हैं? रात में सब लोग सोया हुआ, अचानक रात में 15-20 लोग तलवार लेके आएंगे, आप राजमहल में घुस जाएंगे, सब सोए हुए की तलवार से काटना शुरू करेंगे, इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो अगर आप ऑप्शन से समझेंगे कि कोई सोया हुआ है, अचानक जाकर उस पर हमला करना, उसको बोलते हैं रेड मारना। रेड माने छापामार युद्ध, क्या है? छापामार युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अस्पृश्यता को अंत करता है? अनुच्छेद एक बार जान लो बाबू, अनुच्छेद कम से कम अगर आपका कोई भी एग्जाम देना है ना, अनुच्छेद को टेबल की तरह याद कीजिए। आपका एक वीडियो पॉलिटी में ऑल अनुच्छेद एक ही वीडियो में हम डाल दिए हैं, पीडीएफ बना कर डाले हैं, आप अच्छे से उसको याद करिएगा। कम से कम 1 से 51 तक तो गारंटीड के साथ उसमें से 1-2 सवाल आ जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत होता है 17 और लोक नियोजन का होता है अनुच्छेद 16, ठीक है। और 15 होता है कि लिंग जाति धर्म में भेदभाव न करना, ठीक है। 18 होता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। नेक्स्ट समझो, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्याग पत्र अपना दे सकता है? तो अब बताओ, लोकसभा का अध्यक्ष है ना जी, तो किसको अपना त्याग पत्र देगा जी? तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है उसमें, तो वो अपने से नीचे पोस्ट को देंगे लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। फिलिस्तीन के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? फिलिस्तीन के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बोलते हैं टाइफून। फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जूट का रेशा, ठीक है। जूट का रेशा किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना से। जूट का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है जी? तना से प्राप्त किया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है वो 10 दिसंबर होता है, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत कम समय में इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और अभी आपके पास टोटल 250 सवाल हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको पढ़ाया गया था 1906 ईस्वी में। पहला ही 1 से 50 में ही शामिल था, है नहीं। 1906 में किया किसने, आगा खां ने और सलीम मुल्ला खां। आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने किया। और अभी आपको ये समझा देते हैं फिर से कि इसी मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का डिमांड किया था। देखो मांग किया कि हमें सारा मुस्लिम के लिए अलग राज्य चाहिए, लेकिन भारत से सभी मुसलमान उस मुस्लिम राज्य में नहीं गए, ठीक है ना। तो मुस्लिम राज्य का डिमांड किया गया कब, 1940 में। उस समय कौन थे, अली जिन्ना थे। कहाँ किया गया मांग जी, लाहौर में मांग किया गया था। कहाँ मांग किया गया था, लाहौर में। इसी को बोलते हैं पाकिस्तान का डिमांड किया गया था 1940 में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया। नवरोज काफी बार पूछा गया है ना। नवरोज किए हैं बलबन ने। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। और ये जो बलबन है ना, इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाया था। और यही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था, चालीसा दल को समाप्त किया था, ठीक है। चलो, और चालीसा दल बनाया था कौन, इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे समझेंगे। आईने अकबरी, एक बात आप ध्यान दो, अकबरी के बारे में आईने अकबरी किसने लिखा। तो अकबरी से जितने भी रिलेटेड सवाल होंगे, पुस्तक होंगे, वो सब का लेखक कौन थे, अबुल फजल। अबुल फजल, वो सब के लेखक कौन थे जी, अबुल फजल। चलिए, अल बरूनी किसके समय में रहते थे, तो अल बरूनी रहते थे किसके समय, गजनवी के समय में। और अल बरूनी को हल्का में बिल्कुल मत लीजिए। अल बरूनी वैसा था जिसने पुराणों को अरबी भाषा में किया था, पुराणों को अरबी भाषा में किया था। बहुत अच्छा ये था, बहुत अच्छा कवि था, बहुत अच्छा, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री घूमती है, ये कितनी डिग्री पे घूमती है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री घूमती है जी, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। चलो आगे और नेक्स्ट सवाल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, दिख रहा सब क्लियर है, कुछ ज्यादा इधर हो गया, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, ये रिकेटस बीमारी हो जाती है, रिकेटस। अगर विटामिन डी की कमी होगा तो हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, मतलब हड्डी की कमजोर आपकी हो जाएगी और तिरछा मुड़ जाता है ये, ठीक है। क्या इसका आंसर हो, रिकेटस। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, है ना। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। आगे देखिए नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है, सहसा पतन किस बात का, यह साफ मौसम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा गया है, तो मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। अगर हम ऊपर भी जाकर देखेंगे तो मंगल आपको कैसा ग्रह दिखेगा जी, लाल दिखेगा। शुक्र को बोलते हैं चमकीला, इसको तारा भी कहा जाता है क्योंकि चमकता भी है, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, गिर गया, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। गिरना परियोजना आपका स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। गिर, देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और गिरना परियोजना महाराष्ट्र में। तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू धर्म से। आपको समझ में आ रहा होगा। शिल्पदा कीरम, कारम माँ किस में लगता है, ये लगता है संस्कृत में। संस्कृत भाई कौन जानते हैं, हिंदू, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट। कुलुज नलिका ट्यूब का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है किससे, कुलुज नलिका का प्रयोग किससे किया जाता है, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा एक्स किरणे का, एक्स किरणे का, एक्स किरणे का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे। खैबर दर्रा कहाँ पर है जी, तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन है, यह पेंसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है, पेंसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है जी, तो पेंसिलिन है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है, पेंसिलिन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है,
सिविल संहिता है ना, किस राज्य में सिविल संहिता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा गोवा। गोवा में सामान्य नागरिक संहिता है। गोवा में जो वो सामान्य नागरिक संहिता है। नेक्स्ट समझेंगे, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? शिशु जो जन्म लेगा वो स्त्री होगा कि पुरुष होगा? वो पिता के किस पे? तो पिता के शुक्राणु से। माता के डिंब से नहीं, पिता के शुक्राणु से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व एक्ट्रेस है ना, विश्व कला का संग्रह भंडार कहा गया है? विश्व कला का संग्रह भंडार कहा गया है किसे? ये आपका हो जाएगा सलारजंग संग्रहालय। कई बार एग्जाम में आए सलारजंग संग्रहालय, सलारजंग संग्रहालय। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। ये फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्स कहाँ पाया जाता है? कान में। कार्पल्स, कार्पल्स होता है कलाई, ये है ना, ये कार्पल्स। कार्पल्स कहाँ होता है जी? कलाई में। पटेला, पटेला जो चक्री होता है ना, चक्री जहाँ से पैर घुटना के पास, ये होता है पटेला, इसको हम बोलते हैं पटेला। ठीक है, आगे पढ़िए। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेंडन। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ेगा तो टेंडन, टेंडन बोलते हैं उसको। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, है ना। ठीक, चलो आगे। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी एकदम बगल में सटल कौन है? तो एक बात ध्यान देना, हमेशा पृथ्वी अगर यहाँ पे है तो इसके बगल में बुध, एक बगल में शुक्र, फिर हो जाएगा मंगल, फिर हो जाएगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा क्या जी? बृहस्पति के बाद 4 लगातार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया क्लियर? चलो आगे। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखो, विधानसभा और विधान परिषद में वही संबंध है जो एक राज्यसभा और लोकसभा में होता है। विधान परिषद 30, विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा भी 30, लोकसभा 25, विधानसभा 25, राष्ट्रपति 35। राष्ट्रपति कितना जी? 35। भारत के संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कीजिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया जी? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम लोग कुछ भी हो जाए, हम हमेशा क्रिकेट में नंबर 1 सूची पर रहेंगे। ठीक है, आगे। कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले कहलाता था? मतलब पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन था जी? चलो, ये था आपका SBI। आज इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में, जो आज उड़ रहा है SBI, 1955 ईस्वी में बना था SBI। इसके पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा को मारकर गद्दी पे बैठ गया था और खिलजी वंश को बहुत आगे लेकर चला गया था। इसी का कई सेनापति जो कई दक्षिण भारत राज्य को एकदम ऐसे जीत लिए थे, इसके द्वारा लाया गया था एक मालिक कफूर, जो 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया। ठीक है, चलो आगे। जेट जैसे हवाई जहाज, बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित से किस एक प्रायः उड़ते हैं? मतलब जो जेट होता है ना, वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं? यही आपका सवाल है। देखो, जेट जो है ये उड़ता है किस भाग में? स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है? नहीं। चलो आगे देखो, जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक संरक्षण सिद्धांत पर संबंधित है? ये आपका हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन किससे संबंधित है? रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट देखो, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णुदेव। पंचतंत्र किसने लिखा जी? विष्णुदेव। पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णुदेव ने लिखा था। ठीक है, चलो आगे यहाँ देखो। नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? पाक जल डमरू मध्य। भारत को अलग सीधे करता है किससे? श्रीलंका से।
पाक जल डमरू मध्य। हिपैरिन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का निर्माण को रोकती है, वो उत्पादित करती है क्या? वो उत्पादित होती है, ठीक है। इसका आपका आंसर है क्षारंजियों के द्वारा, क्षारंजियों के द्वारा। हिपैरिन आपको मालूम है, हिपैरिन ही ऐसा चीज है जो आपका जब ब्लड चलता है ना, तो ब्लड में अगर गलती से दोनों सब आप कण, जो रक्त कण होता है, वो आपस में रुकने का प्रयास करेगा ना, ये हिपैरिन उसको रुकने नहीं देता है, वो तुरंत उसको एकदम पूरा पतला, तुरंत पतला कर देता है। अब एक बात बताना बाबू, हिपैरिन ब्लड के अंदर पाया जाता है जो ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन जैसे किसी का हाथ कट गया, हाथ कटा तो ब्लड बाहर आ रहा है उसका, जब ब्लड बाहर आ रहा है तो हिपैरिन वहां पे है, तो हिपैरिन ब्लड जब बहेगा तो ब्लड को वो रोक सकता है ना, ब्लड को रोक सकता है, बट ऐसा नहीं है। हिपैरिन वायु के संपर्क में आते ही मर जाता है। तो रक्त का थक्का बनने में कम से कम 4 से 5 मिनट समय लगता है। अगर किसी को कट गया, कस के से बांध दोगे ना 5 मिनट तक, तो अपने आप रक्त उसका रुक जाता है, क्योंकि अंदर सारा काम प्रोसेस में लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। हिपैरिन यकृत से निकलता है। चलो एडिस से क्या होता है? एंडिस, एंडिस से क्या होता है? आप समझ रहे हैं ना, एंडिस से क्या होता है जी? एंडिस से क्या, अगर एंडिस मच्छर आपको काट देगा तो क्या प्रॉब्लम होगा आपको जी? तो हो जाएगा वही डेंगू। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स घटने लग जाता है। डेंगू में प्लेटलेट्स क्या होता है? घटता है। जितने प्लेटलेट्स घटेगा उतनी आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। आगे समझो, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी होती है कौन? पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ रही है 3 जनवरी, दूर जा रही है 4 जुलाई। नजदीक आएगी 3 जनवरी और दूर जाएगी 4 जुलाई। ठीक है, आगे, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, 2 ही तो द्वीप है जी भारत में, एगो बैरन, एगो नारकोंडम। बैरन द्वीप और कौन सा द्वीप है जी? एगो नारकोंडम द्वीप है, बैरन और नारकोंडम। आगे देखिए, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है कहां से? निष्पादक बजट की बात किया गया तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फ्रांस से लिया गया बंधुत्व, गणतंत्र, सब है ना। जर्मनी से आपातकाल, यूके से वही एकल नागरिकता, काफी सारी चीजें लिए गए हैं यूके से। आगे देखिए, डायनामाइट का खोज कौन किया? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बेहतरीन सवाल है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक। आप जानते हो कि सांची के स्तूप किसने बनाया था? अशोक। अशोक ये गो दूगो नहीं जी, आप नहीं अमेजिंग कर सकते हो। जैसे कलिंग युद्ध समाप्त हुआ था ना भाई, इसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, इसने एक दो गो स्तूप नहीं बनवाया भगवान बुद्ध का, 84,000 से भी ज्यादा स्तूप बनवाया था अशोक ने, जिसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कौन? सांची का स्तूप, जो कौन राज्य में है जी? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, नेक्स्ट अब यहाँ समझते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल है। विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतों के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। विंध्य सतपुड़ा के बीच में से बहती है कौन नदी? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है जी? तो नर्मदा नदी बहती है। किस विश्वविख्यात पर्वत श्रृंग को सागर माथा कहते हैं? एवरेस्ट। चोमोलंगमा कहते हैं एवरेस्ट को। बर्फ की देवी एवरेस्ट को। पृथ्वी का शीत ध्रुव एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर। कौन राज्य में है? कौन देश में है ये? नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है। केटू को बोलते हैं गॉडविन आस्टिन, गॉडविन आस्टिन। नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे जी? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है बाबू? तो सिक्किम में है। ठीक है ना, चलो आगे देखो।
निम्नलिखित में से दमन और दीव को अलग करता है कौन? दमन और दीव दोनों अलग हो गया। केकर वजह से जी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की वजह से दमन और दीव दोनों अलग हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा कवालूर। कवालूर कहाँ पे है जी? कवालूर में है, कवालूर में है। ठीक है, चलो आगे। कल्पक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पक्कम में कौन है जी? कामिनी। कल्पक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी। कामिनी। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा एक्ट है ना, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है जी? बाल विवाह से है। विधवा पुनर्विवाह रोके किसने लागू करवाए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखो, किस महासागरीय जल संधि का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट। अल नीनो से किसका है जी? हम्बोल्ट का है। आप बता दो भाई, ठंडी जलधारा का ट्रिक नहीं पढ़ाए थे? हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? हम्बो से हम्बोल्ट, लेस से लेब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुला से वेंजुएला, क्यू से क्यूराइड, केरा से कैलिफोर्निया, एफ से फोकस, एफ से कह रहा हूँ फेंक रहा है। अच्छा, ए से आर्कस्ट और के से कनारी, एफ से फॉकलैंड। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत की मुख्य भूमिका को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसको अलग करता है, जल्दी बोलो, कौन अलग करता है जी? पंबन चैनल। पंबन चैनल। नेक्स्ट है, बायोगैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन, और इसके साथ साथ अगर आपके ऑप्शन में देता है तो बना देना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या बना देना है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। ठीक है, आगे देखो। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। लेकिन अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछेगा तो यह है एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य किनके गुरु थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत के राष्ट्रगान क्या है? भारत के राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य कौन होता है? एकल नृत्य कहने का मतलब अकेले डांस करना। अकेले डांस करना ना, अकेले डांस करते हैं कौन इसमें? अकेले डांस करते हैं कौन जी? ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, जो अकेले डांस करना है ना। चलो आगे। कील कैनाल जोड़ती है किसे? तो कील कैनाल जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से। कील कैनाल जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से। हिजरी कैलेंडर कब शुरुआत हुआ? हिजरी कैलेंडर कहने का मतलब हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। और कौन किए थे इसकी शुरुआत जी? हजरत साहब। हजरत साहब 570 में इनका जन्म हुआ था, हजरत साहब को। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ हीरा नामक गुफा में। ठीक है, चलो आगे देखो। जन्म हुआ था मक्का में, मर गए मदीना में। 712 में कौन आया था? MBK मोहम्मद बिन कासिम, पहला ऐसा मुस्लिम राजा था जो अरब से आया था भारत पर आक्रमण करने। जब आक्रमण किया उस समय भारत के राजा कौन थे? दाहिर थे। कहाँ का राजा दाहिर थे जी? सिंध के राजा दाहिर थे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो वायु प्रदूषक का कौन इसमें सूचक है? लाइकेन। वायु प्रदूषक का सूचक कौन है जी? लाइकेन। इसमें ना आपका 150 सवाल क्लियर हो गया। ये पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 आज पार्ट 1 अपलोड कर देते हैं, थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा। फिर पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा, 150 सवाल। ठीक है, और ये सब आपका 24 जनवरी को टेस्ट में आएगा सवाल। ठीक है, चलिए।